चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल का अध्याय 7 जो कि पॉलिटिकल का है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी लेंगे। और सबसे बड़ी बात बता दें इसलिए क्योंकि इसका प्लेलिस्ट बना दूँगा, फिर आप देखते रहिए। तब तो भी यार इसी का प्रैक्टिस सेट नया मैं करवा दूँगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बताना है कि कौन-कौन है ऑप्शन के। तो बताइए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्या ये बात सत्य है? बताइए। तो हाँ, एकदम बात सत्य है, एक सही है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं, ऐसे होंगे, नहीं होंगे, ये गलत है, 1 सही है। ठीक है? सभी राज्यों का विधानसभा के यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्या ये सही है? तो हाँ, एकदम सही है। तीसरा सही है। चौथा भी सही है कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। तो हाँ, होंगे, क्योंकि चुनना है तो निर्वाचन मंडल कौन-कौन आवश्यक है? तो संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य होना जरूरी है। दिल्ली और पुडुचेरी का विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होना जरूरी है। सभी राज्यों के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य होना जरूरी है। लेकिन राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से निर्वाचित जरूरी नहीं है। ठीक है? राज्य का विधानमंडल जो होता है उसमें जरूरी नहीं है। हाँ, सभी राज्यों के विधानसभा का होना जरूरी है, बस इतना ध्यान रखना है। तो डी होगा आंसर, 1, 3, 4 होगा। चलिए इसके बारे में हम जानकारी थोड़ा लेते हैं। सुन लीजिए, सभी संविधान की बात करते हैं हम लोग। तो संविधान के अनुच्छेद 54, ठीक है? अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, राज्यों को विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी जान लीजिए, राज्यों की अगर बात करें, विधानसभाओं की बात करें, उसके निर्वाचित सदस्य भी होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, संसद के 2 सदन है कौन-कौन? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होना चाहिए। मतलब देखिए, दिल्ली और पुडुचेरी का जो विधानसभा है उसका ज़रूरी है, और राज्य का विधानसभा है, उसके सदस्य भी निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, जब तभी तो राष्ट्रपति चुने जाएँगे, याद रखना है। अब देखिए 70 में जो 70 है, 70 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 मतलब 1992 द्वारा जोड़ा गया था। दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य के रूप में कौन से अधिनियम के तहत जोड़ा गया? तो 70 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, 1992 के तहत, मतलब 1992 के तहत सम्मिलित होंगे, ये जान गए। चलिए, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। अभी तो बना ही है, तो अभी इसको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ भी तो विधानसभा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाद में हो सकता है कि इसे सम्मिलित किया जाए, तो ये न्यूज़ अपडेट आपको रखना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वो विचार जो है आपका 1 और 2 है। वह भारत का नागरिक हो, ये ध्यान रखना है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, ठीक है? ये ध्यान रखना है। वह भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, ठीक है? और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, ये भी ज़रूरी है, तभी राष्ट्रपति आप बन सकते हैं, है ना? अब देखिए, वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो ऐसा कुछ है नहीं, ये भी जान लीजिए। तो 2 जो है, 1 और 2 सही है। तीसरा आपका उचित शब्द, उचित आंसर नहीं है। चलिए जानते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 58(1) के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, या लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। समझ गए? संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखता हो, है ना? इसलिए उचित नहीं है आंसर, मतलब सही आंसर नहीं था। लेकिन हाँ, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तभी हो सकता है। और राष्ट्रपति की एज कितनी? 35। भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। अगर पूछे आर्टिकल किसके अनुसार है, तो आर्टिकल 58 के अनुसार। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? बताइएगा। भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? बताइए। तो वो देगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, ये जान लीजिए। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रपति है, अपना त्यागपत्र देना है, तो उपराष्ट्रपति को ही देगा ना त्यागपत्र, ये तो आप भी जानते हैं। अब चलिए बात करते हैं आर्टिकल 56(1) का में बात करते हैं। तो आर्टिकल 56 हम जानते हैं, नाम सुने हैं। आर्टिकल 51 में ही होता है कि भाई राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, लेकिन उसमें भी 56(1) के क में चर्चा है, ये भी जान लीजिए। अब इसके अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना
पद त्याग सकेंगे। मतलब लेख द्वारा, मतलब लिखकर अपना जो है पत्र देंगे और अपना त्याग कर सकते हैं, पद को छोड़ सकते हैं। 56(1) क के अनुसार, समझ गए? ठीक है, ये तो जान गए आर्टिकल पूछेगा 56 और अगर और ज़्यादा डिटेल पूछेगा तो 56 का 1 के क में बताइएगा, जैसे ऊपर हम पढ़े थे 58 के 1 दूसरे क्वेश्चन में। आगे बात करते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर को देगा, ठीक है? स्पीकर को देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार मतलब अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करते हैं। अब देखिए 56(1) के क के अनुसार हम तो जान गए कि लेख पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं, कभी भी त्याग सकते हैं लिखकर, ठीक है? और उपराष्ट्रपति का काम है कि सूचना तुरंत देंगे लोकसभा अध्यक्ष को। चौथा प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे हैं? मतलब ट्रेड यूनियन से संबंध जो है उनमें से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे हैं, मतलब संबंधित रहे हैं, जुड़े हुए रहे हैं, तो वो बीबी गिरी रहे हैं। कौन रहे? बीबी गिरी जी ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए रहे हैं। चलिए अब जानते हैं, तो सुनिए बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। कितवें राष्ट्रपति थे? सबसे बड़ा सवाल, बीबी गिरी कौन से कितवें नंबर के राष्ट्रपति थे? तो चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल अगर पूछे बीबी गिरी जी का, तो गिरी जी का कार्यकाल अगर है, समयकाल है 1969 ईस्वी से लेके 1974 ईस्वी तक, मतलब 1969, ठीक है, लेके 1974, ये क्लियर हो गया, तक इनका समयकाल था, कार्यकाल था। अब याद रखना है गिरी जी मतलब वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। कितने बार अध्यक्ष रहे थे? 2 बार अध्यक्ष रहे थे। कौन? बीबी गिरी जी। किसके? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। डॉक्टर जाकिर हुसैन, सुन लीजिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन, नाम ही है फखरुद्दीन अली, ठीक है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, पूरा नाम है इनका, का निधन जो है उनके कार्यकाल में ही हो गया था। उनके कार्यकाल में हुआ। किनके कार्यकाल में हुआ इनकी मृत्यु? डेथ किनके कार्य में हुआ? तो बीबी गिरी जी के कार्यकाल में ही मृत्यु हुई थी जाकिर हुसैन जी का और अहमद मतलब अली अहमद का। है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का अगर संवैधानिक अध्यक्ष पूछेगा कौन होता है, तो हम जानते हैं राष्ट्रपति होते हैं संवैधानिक अध्यक्ष। इसमें सोचना क्या है? देखिए, भारत सरकार का अगर संवैधानिक अध्यक्ष पूछे तो राष्ट्रपति को टिक लगा के चलाइएगा, सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद आर्टिकल मतलब 53 के 1 में है। बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होगी। अब आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, सुनिए, आपसे सवाल पूछेगा कि देखिए संविधान के जो आर्टिकल है 53 मतलब 53 1, इसके अनुसार क्या बताया जा रहा है? तो इसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो राष्ट्रपति में निहित होगा, मतलब राष्ट्रपति के पास होगा। किसके तहत? कौन से आर्टिकल के तहत? 53(1) के तहत। क्लियर हो गया? और जान लीजिए, वह इसका प्रयोग जो है संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ, ठीक है, सबऑर्डिनेट कहते हैं, अधिकारियों के द्वारा करेगा। समझ गए? चलिए आर्टिकल 53(2) की बात करते हैं, मतलब अनुच्छेद 53 मतलब 53(2) की बात करते हैं। इसके अनुसार हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है। तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये ध्यान रखना है। तो कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति किसका कमांडर होते हैं? सर्वोच्च कमांडर किसका होते हैं? तो सशस्त्र बलों का, जितने भी सैनिक आप देखें। चलिए आगे बात करते हैं। छठा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? तो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अगर इन दोनों के बीच में अगर विवाद है, मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर बात हो और उनके बीच में अगर विवाद हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा ये समाधान। चलिए जानते हैं, तो सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 71 के 1, देखिए अनुच्छेद 71 ही हम लोग पढ़े हैं, 71 ही पढ़े हैं, देखिए 71 जो है 1 में है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछेगा आर्टिकल 71 में क्या है भाई,
तो सुनिए, आर्टिकल 71 के अंतर्गत क्या हुआ है कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है और उपराष्ट्रपति जिसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, के निर्वाचन जो इलेक्शन की बात होती है से संबंधित सभी शंकाओं, शंका मतलब डाउट समझ ही रहे हैं, और विवाद, देखिए शंका कहिए या विवाद, शंका हो या विवाद हो, डिस्प्यूट्स हो, का समाधान जो है भारत का उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट करेगा और इसका निर्णय अंतिम होगा। मतलब उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। याद रखना, या उच्चतम न्यायालय दे दे यहाँ पे या सर्वोच्च न्यायालय, एक ही है, तो सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय होगा। अगर विवाद में अगर शंका है या जो भी विवाद है उसको दूर कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, और जो सर्वोच्च न्यायालय बोल देगा वही सत्य होगा। क्लियर हो गया? आर्टिकल किस में इसकी बात कही गई है? दोनों के निर्वाचन की बात कही गई है, इस शंका का विवाद का समाधान की बात कही गई है, तो ये आर्टिकल 71 के तहत कही गई है। तो 7वां प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो है संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? बताइए, निकाय का गठन किया जाता है तो वो जो निकाय होता है वो वित्तीय आयोग निकाय होता है। मतलब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आयोग निकाय का गठन किया जाता है, तो वित्तीय आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब दोनों के बीच यही करेगा क्या? वितरण संसाधन का। कैसे? चलिए अब जानते हैं। तो देखिए, सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, सोचिए आर्टिकल 280 के तहत, ठीक है, तो अनुच्छेद अगर 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष समाप्ति, ठीक है, 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व राष्ट्रपति एक वित्त आयोग, क्लियर हो गए, मतलब वित्त आयोग का गठन करेगा जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। समझ गए? एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे, जो कि हमारे वित्त आयोग का जब गठन करेगा, उसमें वित्त आयोग का जब गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा, तो एक अध्यक्ष तो होंगे, याद रखिएगा, एक स्पीकर होंगे और 4 अन्य सदस्य भी होंगे। क्लियर हो गए? आयोग का कर्तव्य होगा, जो वित्त आयोग का है, उसका कर्तव्य होगा कि वह संघ मतलब केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगामों, मतलब करों के शुद्ध आगामों के वितरण तथा भारत की संचित निधि से राज्यों की सहायता, तो राज्यों को अगर बात करें, भारत की संचित निधि, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किस आधार पर दिया जाए। अब बात करते हैं, जैसे हम पढ़ लिए नॉर्मली, ये तो मजा नहीं आया, तो सुनिए, भारत की जो संचित निधि होगी, संचित निधि है या करों का जो शुद्ध कर जो टैक्स होता है उसके शुद्ध आगमों कहिए या जो कर सकते हैं आप, उसका वितरण के लिए क्या होता है, वितरण तथा या भारत के संचित निधि की बात करें तो संचित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान किस आधार पर दिया जाए, इसके संबंध में सुझाव देगा। समझ गए? कैसे आपको, मतलब मान लीजिए संचित निधि से आपको राज्य को देना है, कैसे उसके अनुदान देना है, किस आधार पर दिया जाए, उसके संबंध में ये सुझाव देता है। ये राष्ट्रपति आयोग, राष्ट्रपति जो है आयोग की सिफारिशों, ठीक है, सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवाएगा, संसद के समक्ष ये रखवाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जो आयोग है, राष्ट्रपति जो आयोग देंगे उसके सिफारिशों पे संसद के समक्ष रखवाएगा। एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्तीय आयोग का गठन किया गया था। देखिए, आर्टिकल जब पढ़ाऊंगा तो आर्टिकल को तो मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी जो आर्टिकल दिया है इसी के तहत अभी पढ़ाएंगे, क्योंकि और ज्यादा अभी नहीं ले जाएंगे, इसलिए आर्टिकल पे हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। भारत के उपराष्ट्रपतियों का चुनाव जो है किया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति का किया जाता है उसी तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, तो ये एक बात ध्यान रखना है, ये किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, बस ये भी जान लीजिए, संसद के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के लिए तो आप जान गए कि राज्य का विधानसभा होना चाहिए या दिल्ली पंडुचेरी का होना चाहिए, है ना, वहां का होना चाहिए, और संसद के दोनों सदनों की बात होती है, दोनों के सदस्य होने चाहिए, निर्वाचित सदस्य। तो सुनिए, संविधान के आर्टिकल 66(1) मतलब 66 के अनुसार, ठीक है, तो 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचन मंडल द्वारा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। चलिए, 9वें प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न सुनिए, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा का होते हैं। किसके होते हैं? राज्यसभा का होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होते हैं
वो राज्यसभा का होते हैं। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 89(1) देखिए, अब अनुच्छेद जो है आर्टिकल 89(1) में, अब इसके अनुसार क्या होगा, अब चलिए जानते हैं। तो याद रखिएगा आर्टिकल 89(1) के अंतर्गत, मतलब 89 के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मतलब चेयरमैन होगा। फिर से सुन लीजिए, बढ़िया से सुन लीजिए कि संविधान के जो 89(1) देख रहे हैं, आर्टिकल 89 की बात करते हैं, इसके अंतर्गत क्या है पता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति हैं, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के पद जो है, संबंधी जो प्रावधान है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आपसे पूछेगा कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है, वो लिया गया है। मतलब उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, डायरेक्ट सवाल यही है, ठीक है, अमेरिका के संविधान से।